मुख्यमंत्री पंजाब हरियाणा। मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, हो मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, हो आज रंग दे, हो माए रंग दे, मेरा रंग दे बसंती चोला, माए मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, माए रंग दे बसंती। ये युवा जोश, ये आगाज मेक इंडिया नंबर 1 मिशन का ये आगाज होने जा रहा है। मैं सभी साथियों से अपील करूंगा, अपनी अपनी कुर्सियों पे बैठ जाइए और तिरंगा हाथ में लहराते रहिए। अपनी अपनी कुर्सियों पर बैठकर तिरंगा हाथ में लहराते हुए हम स्वागत करेंगे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी, पंजाब के मुख्यमंत्री श्री भगवंत मान जी, दोनों का हम स्वागत करते हैं। और अरविंद जी को तो मैं ये भी कहना चाहूंगा कि हम आपका स्वागत भी नहीं कह सकते क्योंकि आप इसी मिट्टी से हैं, इसी हरियाणा से हैं, तो अरविंद जी का स्वागत नहीं धन्यवाद हम कहना चाहेंगे कि इन युवाओं के लिए आप पहुंचे हैं। भगवंत मान जी को धन्यवाद कहना चाहेंगे, पहुंचे हैं इन युवाओं की आवाज बनने के लिए। और एक बार वो देसी हरियाणा वाला जोश भी दिखा दो, मेक इंडिया, मेक इंडिया, मेक इंडिया। बहुत बहुत स्वागत, धन्यवाद। सभी साथी बैठ जाइए, अपनी अपनी कुर्सियों पर सभी साथी बैठ जाइए। जितने भी साथी खड़े हैं, जितने साथी खड़े अपनी अपनी कुर्सियों पर बैठ जाइए और हाथ में तिरंगा लहराकर अभिवादन कीजिए अपने मेहमानों का अपनी कुर्सियों पर बैठकर। धन्यवाद। सारे साथी बैठ जाइए। आज दिल से दोनों हमारे माननीय मुख्यमंत्री दिल्ली, हमारे प्रेरणा स्रोत अरविंद केजरीवाल जी और भगवंत मान जी, माननीय मुख्यमंत्री पंजाब आपके बीच में हैं और दिल खोल के आज युवाओं के साथ बात करेंगे। तो सारे साथी शांति से बैठिए, फिर उसके बाद बात शुरू करते हैं, क्योंकि मेक इंडिया नंबर 1 एक ऐसा सपना अरविंद केजरीवाल जी ने दिखाया है जिसके पीछे सारे युवा लामबंद होकर के खड़े हैं। आप चाहते हो कि नहीं चाहते हो मेक इंडिया नंबर 1 होना चाहिए कि नहीं देश? तो ये सपना जो दिखाया है, ये बहुत सालों के, बरसों के, दशकों के इंतजार के बाद एक ऐसा सपना युवा आंखें देख रही हैं जो बहुत पहले हो जाना चाहिए था। आजादी के 75 साल बीतने के बाद भी वो सपना सपना ही रहा और वो सच नहीं हो पाया। अब ये उस दिशा में अरविंद केजरीवाल जी ने कदम बढ़ा दिया। हम अपनी बातचीत की शुरुआत करते हैं। अरविंद जी, सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इन युवाओं को जरा एक मार्गदर्शन दीजिए कि ये मेक इंडिया नंबर 1 होगा कैसे। हेलो हेलो, कैसे हैं सब लोग? तो एक बार जोरदार भारत माता का जयकारा लगा दो पूरे दम से। मैं देख रहा हूं पूरा हॉल युवाओं से भरा हुआ है। भारत माता की, भारत माता की, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, वंदे मातरम, वंदे मातरम। दोस्तों, आप लोगों का उत्साह देख के आज हमारा मेक इंडिया नंबर 1 कैंपेन का पहला कार्यक्रम है और युवाओं का जोश देख के मुझे पूरा विश्वास है कि जिस मिशन पे हम लोग निकले हैं पूरे देश के 130 करोड़ लोगों को जोड़ने के लिए, कि हमारा भारत बहुत जल्दी नंबर 1 बन के रहेगा। आजादी के 75 साल मना रहे हैं हम लोग खूब हर्षोल्लास के साथ। सबके हाथ में तिरंगा है, पूरे देश के अंदर लोग गलियों में निकल रहे हैं, अपने अपने तरीके से 75 साल आजादी के मना रहे हैं। लेकिन एक प्रश्न मन में उठता है, कई लोग ये प्रश्न पूछते हैं कि आप भारत को आजाद हुए 75 साल हो गए, इन 75 सालों में कई देश ऐसे हैं जो हमसे आगे निकल गए, कई देश ऐसे हैं हमारे बाद आजाद हुए, वो हमसे आगे निकल गए। सिंगापुर हमारे से 15 साल बाद आजाद हुआ,
आज हमसे आगे निकल गया। जापान सेकेंड वर्ल्ड वॉर में पूरी तरह से ध्वस्त हो गया था, आज वो हमसे आगे निकल गया। जर्मनी सेकेंड वर्ल्ड वॉर में पूरी तरह से ध्वस्त हो गया था, वो हमसे आगे निकल गया। हमारे में क्या कमी है जी? हमारे में कोई कमी है क्या? भारत के लोग सबसे इंटेलिजेंट लोग हैं दुनिया के। मैं हमेशा कहता हूं, जब भगवान ने पृथ्वी पे इंसान बनाया तो सबसे इंटेलिजेंट लोग उन भगवान ने भारत में पैदा किए। पूरी दुनिया में कहीं चले जाओ, जितनी बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी है, अमेरिका की, लंदन की, फ्रांस की, यूरोप की, आपको टॉप के ऊपर 1, 2, 3 नंबर पे कहीं ना कहीं भारत का आदमी बैठा हुआ मिल जाएगा। हमारे देश के लोग इतने इंटेलिजेंट हैं, फिर भारत पीछे क्यों रह गया? प्रश्न उठता है कि नहीं उठता है? हमारे पास बेस्ट इंजीनियर हैं, बेस्ट डॉक्टर हैं, बेस्ट वकील हैं, बेस्ट किसान हैं, फिर भी भारत पीछे रह गया। क्यों भारत पीछे रह गया? 75 साल में इन पार्टियों ने और इन नेताओं ने गंदी राजनीति करने के सिवा कुछ नहीं किया। अगर इन नेताओं के और इन पार्टियों के भरोसे देश छोड़ दिया तो अगले 75 साल भी हम पीछे रह जाएंगे। इसलिए मैंने तय किया है, पूरे देश में घूमेंगे, 130 करोड़ लोगों को जोड़ेंगे। जिस दिन 130 करोड़ लोग इकट्ठे हो गए मुट्ठी की तरह, भारत को दुनिया का सर्वश्रेष्ठ राष्ट्र बनने से कोई नहीं रोक सकता। भारत को दुनिया का सबसे शक्तिशाली राष्ट्र बनने से कोई नहीं रोक सकता। आज से 75 साल पहले हम इकट्ठे हुए थे, अंग्रेजों को उठा के बाहर फेंक दिया हमने देश से। एक बार फिर इकट्ठे हो जाओ सारे जने, हम फिर से दुनिया का नंबर 1 देश बन सकते हैं। आज आप सब लोगों की ऊर्जा देख के मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। आपसे पूछना चाहता हूं, आपके हिसाब से भारत को नंबर 1 देश बनाने के लिए क्या क्या करना चाहिए? इसी से शुरुआत करते हैं। ये पूरा खुली बातचीत है, मैं आपसे पूछूंगा, आप मेरे से पूछो, खुली बातचीत है। तो पहला प्रश्न मैं आपसे ये पूछता हूं कि आपके हिसाब से क्या भारत नंबर 1 देश बन सकता है? कितने साल में बन सकता है? कैसे बन सकता है? हाथ खड़े करो, आपके पास माइक आ जाएगा, माइक देते जाओ भाई। हेलो हेलो। नमस्कार सर। नमस्कार, अपना नाम नमस्कार बता। सर, मेरा नाम शुभम राणा है और मैं कुरुक्षेत्र से स्पेशली आप लोगों से बातचीत करने के लिए आया हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत स्वागत है। ये उपलब्धि जो आप लोगों ने हमें दी है देश की बात करने की, शायद ही बहुत ही कम हमें अवसर मिलते हैं। और मैं सर लॉ का छात्र हूँ अभी और फाइनल लॉ स्टूडेंट हूँ। सर मैं कहना चाहूँगा कि नंबर 1 बनाने के लिए इंडिया को सबसे पहले हमें आप जैसे लोगों की ज़रूरत है। और जो युवा आज यहाँ पे एकत्रित हुए हैं, उन युवाओं की हमें सख्त जरूरत है, क्योंकि जो युवा पीढ़ी है आज की, उनमें वो मुकाम हासिल करने की शक्ति है जो शायद हम किसी भी प्रकार की भी परिस्थिति में या किसी सुविधा से वंचित रह के हम वो मुकाम हासिल नहीं कर पा रहे हैं। अगर हम बात करें छात्रों की, मानिए आज छात्रों के हितों में जो सरकारें फैसला ले रही हैं वो बहुत ही घृणा करने वाली चीज़ें हैं। मैं इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन से आता हूँ। मानिए मेरे पिताजी किसान हैं और घर में कोई अन्य आय का साधन नहीं है और मुझे स्टडी करने में बहुत ही तकलीफ़ों का सामना करना पड़ता है। आप अभी कॉलेज में हो? जी सर। कौन से कॉलेज में? सर मेरा भारत कॉलेज ऑफ लॉ है सर, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड है बबैन में। और सर हमें जो अधिकार दिया गया था 10% रिजर्वेशन का, हरियाणा में उसको भी 5% दिया जा रहा है, जबकि संविधान के उल्लंघन में ऐसा किया जा रहा है। सर मैं कहना चाहूँगा कि छात्रों के लिए बड़ी बड़ी योजनाएं जो ये लेके आते हैं उनको धरती पे, उनको ज़मीनी स्तर पे लागू किया जाए और ऐसे ही देश नंबर 1 आगे बन सकता है।
और युवा आगे बढ़ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छी बात है। भारत माता की। इन्होंने कहा शिक्षा बहुत जरूरी है, अभी उस पर लंबी चर्चा करेंगे। और कोई माइक देते जाइए, माइक पकड़ाते जाइए। नमस्कार सर। सर, दो चीजें हैं, ईमानदार राजनीति और शिक्षा पे ध्यान जो आप दे रहे हो, उससे राष्ट्र नंबर 1 बन सकता है। धन्यवाद। अब 2 मिनट के लिए अपने साथ पंजाब के अपने नए सीएम भगवंत मान साहब हैं। अब इनके विचार सुनेंगे, फिर आपके विचार सुनेंगे। आज हिसार में स्पेशली यूथ के एक बहुत बड़े इकट्ठ में, बहुत बड़ी ऊर्जा में आकर मुझे खुशी मिली। पंजाब में भी जो युवा है, वो युवा शक्ति ने ही आम आदमी पार्टी को आगे बढ़ाया। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि पंजाब में 92 एमएलए, 92 एमएलए आम आदमी पार्टी के जीते हैं 117 में से। उन 92 में से अगर हम एवरेज एज निकालें तो 39 इयर्स बनती है। यानी कि इतनी यंग सरकार देश में और कोई नहीं है। हमारे 26 साल के, 27 साल के युवा युवतियां एमएलए हैं, 28 साल के, 30 साल के, 31 साल के लड़के लड़कियां एमएलए हैं। ये सिर्फ और सिर्फ आम आदमी पार्टी कर सकती है, क्योंकि रामलीला ग्राउंड से जब आम आदमी पार्टी निकली तो उन्होंने, अरविंद जी ने यही कहा था, राजनीति करने नहीं, राजनीति सिखाने आए हैं। और इन्होंने सिखा भी दिया कि यूथ को अब ये भरोसा हो गया कि मैं भी कुछ बन सकता हूं, मेरा भी इस देश में तरक्की में कुछ योगदान हो सकता है। तो यूथ जो है वो देश को आगे लेके जाएगा। हम बड़े गर्व से कहते हैं, बड़े मान से कहते हैं कि इंडिया इज द यंगेस्ट कंट्री ऑन द अर्थ। है भी, हमारी 65% पॉपुलेशन जो है वो 35 साल से नीचे है, गर्व से कहते हैं। लेकिन इसको रिवर्स सोचो, अगर उनकी एनर्जी पॉजिटिव वे में इस्तेमाल हो गई तो इंडिया नंबर 1 बन जाएगा। अगर उस यूथ की एनर्जी तो रहेगी यूथ में, लेकिन अगर वो एनर्जी हम इस्तेमाल प्रॉपर तरीके से नहीं कर पाए तो वो यूथ जो है भटक जाएगा, वो बुरी संगत का शिकार हो जाएगा, जो गैर सामाजिक तत्व हैं उनके साथ मिल जाएगा। तो मैं एक एग्जांपल देनी चाहता हूं। जहाज बहुत बड़ा होता है, 747, 777, 787 बोइंग का, 350 पैसेंजर्स, उनका सामान, खुद का वजन, लगभग 1.25 लाख लीटर तेल लेकर वो दिल्ली के एयरपोर्ट से उड़ जाता है। इतनी ताकत होती है उसके इंजनों में। लेकिन वो जहाज जब एयरपोर्ट के गेट पर खड़ा होता है तो उसकी ताकत 0 होती है, क्योंकि जहाज के यहां बैक गियर नहीं होता। अब बैक वो खुद हो नहीं सकता, कोई और उसको बैक नहीं कर रहा, आगे वो जा नहीं पा रहा, तो क्या जहाज रह गया। फिर एक ट्रैक्टर आता है छोटा सा, वो ट्रैक्टर उस जहाज को ऐसे पीछे करके उसको ऐसे मोड़ देता है, तो जहाज को रनवे नजर आ जाता है। तो जहाज फिर ट्रैक्टर को कहता है कि थैंक यू वेरी मच, अब आपका काम खत्म, मेरा काम शुरू। अब मेरे इंजनों पर मुझे यकीन है, मैं अब खुद उड़ूंगा। मेरे देश के युवा, चाहे वो हिसार का है, चाहे संगरूर का है, चाहे जींद का है, चाहे नरवाना का है, टोहाना का है, जाखल का है, कहीं का भी है, मेरे देश के युवा की शक्ति पर मुझे कोई शक नहीं है।
बहुत ताकत है आपके जोश में, लेकिन दुख की बात यह है कि हमारा जो यूथ है वो एक जहाज की तरह गेट पर खड़ा है। कोई नेता या कोई टीचर या कोई गाइड ऐसा नहीं मिल रहा जो उसको रनवे दिखा दे। बड़ी खुशकिस्मती से मैं ये कहने जा रहा हूं कि अरविंद केजरीवाल के रूप में एक ट्रैक्टर मिल गया है जो यूथ को रनवे दिखा देगा, यूथ को रनवे दिखा देगा। आगे उड़ना काम यूथ का है कि कितना ऊंचा उड़ना है और कितनी दूर जाना है। सो यूथ जो है, युवा शक्ति जो है, उसको आज इग्नोर नहीं कर सकते। स्टार्टअप के प्रोग्राम चल रहे हैं। पहले सिर्फ डॉक्टर, इंजीनियर और पायलट, बस 3 काम होते थे हमारे। अब तो कुछ भी कर लो, स्टार्टअप्स में इतना कुछ मिल रहा है। पंजाब में 5.5 महीने हुए अभी सरकार बने हुए, हमने स्टार्टअप्स की इतनी कंपनियों को लेके आ रहे हैं। हम लेके आओ, हम उनको माहौल देंगे। क्यों पंजाब का यूथ जो है, क्यों हरियाणा का यूथ जो है वो बेंगलोर में जाके अपना स्टार्टअप शुरू करे, वो पुणे में जाके शुरू करता है, वो मुंबई में जाता है, वो सिलिकॉन वैली एसएफओ में जाता है। क्यों जाए वहां पे? जोमैटो फरीदकोट का एक लड़का उसने शुरू की, फ्लिपकार्ट पंजाबी उसका आइडिया, ओला सानेवाल लुधियाना के पास उसका, लेकिन उनके हेड ऑफिस कहां है? पंजाब से बाहर, देश से बाहर, क्योंकि यहां हमें मौका नहीं मिलता वो प्रॉपर। हम काम करना चाहते हैं अपने देश के लिए, अपनी मिट्टी के लिए, लेकिन कोई मौका तो दे। मौका ही नहीं मिलता, हमें इधर उधर देखना पड़ता है। तो मैं ये कहना चाहता हूं, 5.5 महीने की सरकार ने, हमने ये किया कि जितनी भी इंडस्ट्री आएगी उसमें टेक्नीशियन चाहिए, सब चाहिए, सब हमारे पंजाब से, हरियाणा से, देश से आप लो। लेकिन होना चाहिए प्रोडक्ट, होम प्रोडक्ट। अभी हमारे गुड़ से इतनी चीजें बना रखी हैं। कुछ कल मैं एक इनोवेशन प्रोग्राम में गया था, गुड़ से इतनी चीजें कि आप यकीन नहीं कर सकते कि गुड़ से भी इतनी चीजें बन सकती हैं, और वो कई $1 मिलियन की कंपनी चला रहे हैं। तो आपके पास बहुत से आइडिया हैं, आप आइडिया से भरे हुए हों, लेकिन वही बात है कि आइडिया के लिए प्लेटफॉर्म चाहिए। प्लेटफॉर्म कौन देगा? वो जुमले वाले तो देंगे नहीं भाई साहब। अभी जुमलों की फैक्ट्री ऑन हो गई है, उसमें नए नए जुमले बन रहे हैं आने वाले दिनों के लिए। देखा जा रहा है किस जुमले से भावनाएं भड़केंगी, किस जुमले से धार्मिक भावनाएं भड़केंगी, किस जुमले से लोग ये होंगे वे होंगे। हम जुमलों वाली पार्टी नहीं है। हम तो जो कहते हैं वो कर देते हैं, जो नहीं कर सकते वो भी कह देते हैं कि भी ये नहीं हो सकता हमसे। मैं 2020 में जब मैं एमपी था संगरूर से, तो 2020 की इलेक्शन आई, 2 महीने इलेक्शन में थे, तो मैंने अचानक टीवी ऑन किया, दिल्ली में था मैं, तो एक आदमी आके ये बोला, और मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मेरे होशो हवास में कभी किसी नेता ने ऐसा नहीं बोला, और ऐसा बोलने के लिए हिम्मत चाहिए, जिगरा चाहिए। एक आदमी आके ये बोल रहा है कि जी मेरे पिछले 5 साल के काम अगर आपको अच्छे लगे तो वोट दे देना दिल्ली वालों, वरना मुझे वोट ना देना। वो आदमी कौन था? अरविंद केजरीवाल। अब ये बोलने के लिए बहुत बड़ा जिगरा चाहिए, वरना ये क्या कहते हैं दूसरे, 5 साल और दीजिए, एक मौका और यार। हम 5-5 साल देते थक गए, ये 5 साल मांगते थके नहीं है। तो हम खुद आगे बढ़ेंगे, हमें कौन रोकता है? हम आगे बढ़ेंगे, हम सिस्टम को चेंज करेंगे। यही आज के जो प्रोग्राम है, आज शुरू हुआ है मेक इंडिया नंबर 1। इंडिया नंबर 1 बहुत सी चीजों में हो सकता है, लेकिन वैसे ही बस ऐसे सिस्टम में घिर चुका है कि हम चाहते हैं चलो यार विदेश चलते हैं, ब्रेन ड्रेन हो रहा है। नहीं होना चाहिए। जो मैं ये कहता हूं, अगर आप कोई काम दिल से करोगे ना, वो बात आगे जाती है।
अगर आपने कुछ मन में मंजिल आपने बना ली कि मैं यहां पहुंचना है तो पहुंच जाओगे। अगर आप डावाडोल हो, पता नहीं चल रहा इधर जाएं, कल इनकी मशहूरी होगी इधर जाएं, वो कुलदीप बिश्नोई की तरह, है ना, तो मतलब एक जगह खड़े रहो भाई, कोई तो स्टैंड हो। अब दूध वाले के मोटरसाइकिल की तरह ये थोड़ी है कि जिधर को टेढ़ा कर दिया वहीं उधर रुक गए। स्टैंड तो होना चाहिए ना कि मेरा ये स्टैंड है, मेरा ये मोटिव है, मेरा ये मंतव्य है, मेरा ये एजेंडा है। तो लोगों की झूठ जो अभी तक हमें नेता मिले, उनसे हमें झूठ मिला कि यार नेता है ये झूठ बोल रहा होगा, मतलब ये परसेप्शन बन गई कि नेता है यार झूठ ही बोल रहा होगा। क्योंकि हमें 15-15 लाख हर खाते में आने के वादे मिले, हमें नोटबंदी के बाद पता नहीं क्या क्या के वादे मिले, तो फिर हमारा वो और भी पक्का होता गया यकीन कि नेता हैं झूठ बोल रहे होंगे। मैंने एक सीडी में एक स्टायर किया था, पॉलिटिकल व्यंग किया था कि नेताओं ने एक लग्जरी बस किराए पे की दिल्ली से, 30-35 हमारे देश के नेता विदाउट एनी सिक्योरिटी बस में, सिक्योरिटी जो थी वो सिविल में रोड पे लगाई और मनाली घूमने के लिए जा रहे हैं। अब लोगों का कैसे विश्वास उठ गया नेताओं से कि ये झूठ बोलते हैं, सिर्फ झूठ बोलते हैं। इसकी बड़ी अच्छी उदाहरण है, तो बस जा रही थी तो अंबाला के बाद राजपुरा में क्रॉस किया पंजाब में, तो राजपुरा के पास बस से गड्ढे में पलट गई। अब सिक्योरिटी ने सर्च करना शुरू किया कि इस पॉइंट से तो आगे चली गई थी, इस पॉइंट तक पहुंची नहीं, इन दोनों पॉइंट्स के बीच में है। तो वहीं एक किसान काम कर रहा था खेतों में, तो उनसे पूछा, उस किसान से पूछा गया कि आपने ये बस इस कलर की, इस नंबर की देखी है? किसान ने कहा हाँ देखी थी, इस गड्ढे में पलट गई थी। तो सिक्योरिटी वालों ने पूछा कि अब कहाँ गई? वो कहते जी मैंने उसके ऊपर मिट्टी डाल दी। तो सिक्योरिटी वालों ने पूछा इसका मतलब जो उसमें सवार सभी 30-35 नेता थे वो सभी मर गए थे क्या? तो किसान ने कहा कि नहीं नहीं, सभी नहीं मरे थे, अभी 20-25 जोर जोर से चिल्ला रहे थे कि हम अभी जिंदा हैं, हमें बाहर निकालो। मैंने सोचा नेता हैं, झूठ ही बोल रहे होंगे, मिट्टी डालो। हम ये मानने के भी तैयार नहीं है कि ये जिंदा है, झूठ बोल रहे होंगे, जिंदा नहीं है। तो ये चीज बदलने के लिए आम आदमी पार्टी आई है। यहां पर कोई कलाकार है, यहां पर कोई वकील है, यहां पर कोई आईएएस का स्टूडेंट है जिसने यूपीएससी का तैयारी करनी है, यहां पर डॉक्टर भी हैं, यहां पर समाज से हर एक आदमी इकट्ठा होकर आ रहा है। 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं अरविंद केजरीवाल जी की हिसार में हुई है। हिसार के स्कूल में 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं जब पढ़ रहे होंगे तब किसी ने सोचा होगा कि एक ऐसा बच्चा जो पूरे देश की राजनीति का रुख पलट देगा वो यहां पढ़ रहा है। तो कहीं से भी टैलेंट निकल सकता है, लेकिन मौका चाहिए। मैंने पूछा सीएम साहब से, मैंने कहा जी तो उस समय फिर पढ़ाई कैसी थी? कहते हिसार जिले में मैं एक ही था जो आईआईटी में जिसने आईआरएस क्लियर किया। हिसार जिले में एक ही था जिन्होंने क्लियर किया वो टेस्ट। लेकिन अब उनकी सोच और उनके इरादों से बने हुए स्कूलों से दिल्ली में एवरेज हर स्कूल से 4 निकल रहे हैं, हर स्कूल से। तो इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये हो गया कि अगर अच्छी सोच, सच्ची नीयत आगे आ जाए तो आप लोगों को ऊंचा उड़ने से कोई नहीं रोक सकता। हुकूमत वो करते हैं जिनका दिलों पर राज होता है। यूं कहने को तो मुर्गे के सर पे भी ताज होता है। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। अब आप लोगों से कुछ सुनना चाहेंगे, जो लोगों ने हाथ खड़े किए थे। हमारा देश कैसे
आगे बढ़ सकता है? शिक्षा का क्या ऐसा देश जिसमें बहुत बड़े स्तर के ऊपर बच्चे अशिक्षित हों, क्या वो देश आगे बढ़ सकता है? नहीं बढ़ सकता। क्या ऐसा देश जहां पे बहुत बड़े तबके को अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं ना मिलें, क्या वो देश आगे बढ़ सकता है? नहीं बढ़ सकता। तो आप लोगों से सुनना चाहेंगे आपके विचार, और मैं भी बीच बीच में हम लोग। हाँ बच्चे। जय हिंद सर, मेरा नाम अंजलि कादर है। मैं पंडित नेकीराम कॉलेज से सिर्फ और सिर्फ आपसे एक क्वेश्चन पूछने आई हूँ। सबसे पहले आपका मैं बहुत दिल से आभार करती हूँ कि आपने मुझे ये मौका दिया। सर, एक देश नंबर 1 तभी बन सकता है जब एक देश की बेटी नंबर 1 बने, क्योंकि सर हमें एक सिक्योरिटी की जरूरत होती है। जब हम अपने घर से बाहर निकलते हैं सर, हम अपने माँ बाप को कह के कि हम बाहर निकल रहे हैं और हमें वहाँ पे सिक्योरिटी नहीं मिल रही कि हमारे हो रहे हैं ये, तो सर ये जरूर होना चाहिए सर। बिल्कुल बिल्कुल सर, ये बात हमारे दिल की बात है। मैं सहमत हूँ। ये इनके दिल की बात इन्होंने अपनी नहीं, बल्कि जितनी बेटियाँ आज अपने घर से कॉलेज के लिए निकलती है, किसी काम के लिए निकलती है, उनके माँ बाप को इतनी चिंता रहती है कि पता नहीं सुरक्षित वापस आएगी क्या। बच्चियों को इतनी चिंता रहती है कि हम सुरक्षित वापस जा पाएंगे क्या। इसी वजह से कई बेटियां आगे पढ़ने या नौकरी करने से वंचित रह जाती हैं। अगर हम अपनी बच्चियों को सुरक्षा नहीं दे सकते तो फिर लानत ऐसी सरकारों के ऊपर, लानत ऐसे सिस्टम के ऊपर। यहाँ पे मैं कोई राजनीति नहीं कर रहा, इसमें सारे पूरे सिस्टम की बात है कि आज 75 साल के बाद जब हमारी बेटी घर से बाहर निकलती है, वो अपने आप को सुरक्षित महसूस क्यों नहीं करती? क्या हम अपने सिस्टम को दुरुस्त नहीं कर सकते? कर सकते हैं। जब भगवंत जी की सरकार बनी थी पंजाब के अंदर, हम घर घर में जाके यही बोलते थे कि ऐसा क्यों है कि उनको सुरक्षा नहीं मिलती। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब एसपी की, डीएसपी की, आईजी की, डीआईजी की, इनकी ट्रांसफर पोस्टिंग होती है तो उसमें पैसे चलते हैं। जब उसमें पैसे चलते हैं, कोई पैसे देके एसपी बनेगा, कोई पैसे देके डीएसपी बनेगा, तो फिर वो तो बलात्कारी के साथ ही जाएगा। फिर जब किसी लड़की के साथ छेड़खानी होगी तो वो बलात्कारी से पैसे लेके पैसे निकालेगा अपने। जब से ये बने हैं, एक भी ट्रांसफर पोस्टिंग में, पुलिस की एक भी ट्रांसफर पोस्टिंग में पंजाब में पैसे नहीं चलते। जाके पूछ लो किसी से भी। अगर हमारा सिस्टम ईमानदार होगा, अगर हमारी पुलिस ईमानदार होगी, मजाल जो किसी बेटी के साथ कुछ हो जाए। और कोई कुछ कहना चाहते हैं? सर, सबसे पहले नमस्कार आपको। मेरा नाम नितिन वर्मा है और सर हम आपकी आवाज़ सुनने के लिए सर हम आपके बहुत थैंकफुल हैं सर। आज सबसे पहले सर, कहाँ से हो सर? मैं रोहतक से हूँ और सर मैं गवर्नमेंट जॉब करता था, मैंने गवर्नमेंट जॉब छोड़ी है। और सर मेरा क्वेश्चन सर अरविंद सर आपसे है कि सर जिस प्रकार हमारे रोहतक में पीजीआई कर्मचारी लगने के लिए करीबन 3 लाख रुपए तक देने पड़ते हैं भ्रष्टाचार के उसमें सर, तो क्या सर इसका कभी अंत हो पाएगा? दिल्ली में हो गया, पंजाब में भी हो गया। थैंक यू सर, थैंक यू। ईमानदार सरकार चाहिए। थैंक यू सो मच सर। मैं आप लोगों के साथ कुछ एक्सपीरियंसेस शेयर करना चाहता हूं। मेरे ऊपर आरोप लगता है कि केजरीवाल शिक्षा फ्री में क्यों देता है, केजरीवाल दवाइयां फ्री में क्यों देता है, लोगों का इलाज फ्री में क्यों कराता है। ये तो फ्री भी है, फ्री भी है, फ्री भी है, फ्री भी है, फ्री की रेवड़ी है। एक चीज बताओ, मैं अपने पैसे से तो दे नहीं सकता, मेरे पास तो पैसा है नहीं। दिल्ली सरकार ने कोई कर्जा नहीं लिया कहीं से, एक भी पैसे का कर्जा नहीं है हमारी सरकार के ऊपर। दिल्ली सरकार घाटे में नहीं चल रही, जब से हमारी सरकार आई है नफे में चल रही है, पॉजिटिव चल रही है सरकार। हमने क्या किया? हमने करप्शन खत्म कर दिया। करप्शन खत्म करके पैसे बचने लगे, पैसे बचने लगे, उससे नए नए स्कूल बनवा दिए, बच्चों की शिक्षा मुफ्त कर दी, सबका इलाज मुफ्त कर दिया। फिर जब और पैसे बच गए तो बिजली भी मुफ्त कर दी, फिर और पैसे बच गए तो सड़कें भी बना दी और पानी भी मुफ्त कर दिया। तो भ्रष्टाचार खत्म, पहले कहते थे क्या भ्रष्टाचार खत्म हो सकता है? हो सकता है, करके दिखाया है। दिल्ली में भी किया है, अब पंजाब में करके दिखा रहे हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं एक चीज, आज हमारे देश में
एक माहौल ऐसा बन गया जैसे हरियाणा के अंदर पिछले कुछ दिनों में इन्होंने 105 सरकारी स्कूल बंद कर दिए कि नहीं कर दिए? ठीक किया कि गलत किया? आज सरकारी स्कूल में आदमी बड़ी मजबूरी में अपने बच्चे को भेजता है जब उसके पास बिल्कुल भी पैसा नहीं होता। इन्होंने पहली चीज तो सरकारी स्कूलों की हालत इतनी खराब कर दी, बेड़ा गर्क कर रखा इन्होंने सरकारी स्कूलों में। देश के अंदर 10.5 लाख सरकारी स्कूल हैं, इनमें से 80% सरकारी स्कूल कबाड़ खाने से भी ज्यादा खराब है इनकी हालत। तो जो बच्चे जाते हैं सरकारी स्कूलों में वो मजबूरी में जाते हैं, क्योंकि उनके पिताजी के पास पैसे नहीं होते, उनके घर में पैसे नहीं होते पढ़ाने के लिए, और वो स्कूल भी बंद करते जा रहे हैं। देश के अंदर जगह जगह अलग अलग राज्यों में सुन रहा हूं मैं, यहां इतने स्कूल बंद कर दिए, यहां 1000 स्कूल बंद कर दिए, यहां 1500 स्कूल। तुम अगर स्कूल बंद करते जाओगे तो गरीब अपने बच्चों को कहां भेजेगा? और अगर गरीब अपने बच्चों को पढ़ाएगा नहीं, आज देश में 18 करोड़ बच्चे सरकारी स्कूलों में जाते हैं, 18 करोड़। ये 18 करोड़ बच्चे तो अनपढ़ रह जाएंगे। अगर ये 18 करोड़ बच्चे अनपढ़ रह गए तो देश दुनिया का नंबर 1 देश बन सकता है? नहीं बन सकता। हमें अपने बच्चों के लिए, चाहे गरीब का बच्चा हो चाहे अमीर का बच्चा हो, हमें अपने बच्चों के लिए अच्छी शिक्षा का इंतजाम करना पड़ेगा। करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? और शिक्षा फ्री होनी चाहिए। दुनिया का कोई भी डेवलप्ड कंट्री उठा के देख लो, अमेरिका उठा के देख लो, लंदन उठा के देख लो, जापान उठा के, हर देश ने अपने बच्चों के लिए अच्छी शिक्षा का इंतजाम करा था। गरीब के लिए भी, अमीर के लिए भी उन्होंने अच्छी शिक्षा का इंतजाम करा था, इसलिए वो अमीर बने। हम जब तक अपने बच्चों के लिए अच्छी शिक्षा का इंतजाम नहीं करेंगे, हम अमीर देश नहीं बन सकते, गरीब के गरीब रह जाएंगे। आज दिल्ली के अंदर हमने करके दिखाया है। ये कहते थे सरकारी स्कूल चल नहीं सकते, इसलिए सरकारी स्कूल बंद कर दो, प्राइवेट में भेज दो अपने बच्चों को, सरकारी स्कूल बंद कर दो। हमने दिल्ली में सरकारी स्कूल ठीक करके दिखा दिए। आपने देखा, जाके देखे दिल्ली के अंदर? दिल्ली में सरकारी स्कूल इतने शानदार कर दिए, पिछले साल 4 लाख बच्चों ने अपने प्राइवेट स्कूलों से नाम कटा के सरकारी स्कूल में भर्ती हुए हैं। अमीर लोग भी अब अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों में भेज रहे हैं। इस बार 450 बच्चे हमारे आईआईटी के अंदर, उनका एंट्रेंस में, जब ये भगवंत मान जी बोल रहे थे, जब मैं आईआईटी में गया था उस साल मैं अकेला आईआईटी में गया था हिसार से। आज दिल्ली के सरकारी स्कूलों में से, हर सरकारी स्कूल में से 4 बच्चे आईआईटी के अंदर जा रहे हैं। अब आप सोच के देखो, एक कारपेंटर का बच्चा, लड़का कारपेंटर 10,000 रुपये 12,000 रुपये महीना कमाता है, उसका लड़का आईआईटी के अंदर कंप्यूटर साइंस में चला गया। जब वो निकलेगा 3 लाख 4 लाख रुपए महीने की उसकी तनख्वाह होगी। तो कारपेंटर की तो जिंदगी बन गई, परिवार गरीबी से निकल गया कि नहीं निकल गया? मैं हमेशा कहता हूं, एक पीढ़ी के अंदर हम अपने देश की गरीबी दूर कर सकते हैं अगर हम अपने सारे बच्चों को अच्छी शिक्षा दे दें तो। लेकिन सारे बच्चों को अच्छी शिक्षा देनी पड़ेगी। और कोई कुछ कहना चाहते हैं? माइक देते जाओ जल्दी जल्दी। हेलो, नमस्ते सर। नमस्ते सर। सर किधर है? अच्छा, हाँ सर, मेरा नाम लोकेश है और मैं नजफगढ़ से हूँ। रोहतक एमडी यूनिवर्सिटी में मैं पढ़ाई करता हूँ। सर, मेरा सवाल आपसे ये रहेगा कि आप दिल्ली और पंजाब में बिजली पानी मुफ्त दे रहे हैं, जो कि लोगों की बेसिक नीड है, लेकिन सर हमारे देश में संसाधनों की कमी है और मैं पूछना चाहता हूं कि आप बिजली पानी को आगे कैसे टैकल करेंगे। और इसके साथ साथ एक चीज़ और पूछना चाहता हूं, मेक इंडिया नंबर 1 में बिजली पानी का क्या योगदान रहेगा? देखो, ये आजकल जो आप अखबारों में भी पढ़ते होंगे कि कुछ लोगों का कहना है कि बिजली फ्री क्यों दे रहे हो जी, पानी फ्री क्यों दे रहे हो। अभी तक नेता क्या करते थे? पैसे खूब कमाते थे, भ्रष्टाचार करते थे, अपने पैसे स्विस बैंक में ले जाते थे। जनता को कहते थे, आप कुछ भी काम कराने जाते थे, कहते थे पैसा नहीं है, सरकार घाटे में चल रही है, पैसा नहीं है, सरकार घाटे में चल रही है। हम लोगों ने सरकार बनाने के बाद देखा कोई घाटे में नहीं चल रही, सरकार के पास बहुत पैसा है, सारा पैसा चोरी कर रखा इन्होंने। उस पैसे को बचाना चालू किया हमने। दिल्ली के अंदर हर काम में पैसा बचाते हैं।
और वो जो पैसा बचा उससे हमने गरीबों की बिजली मुफ्त कर दी, उससे हमने जनता का पानी मुफ्त कर दिया, लोगों के स्कूल बनवा दिए, अपने अस्पताल, खूब मोहल्ला क्लिनिक बनाया इन्होंने, 100 मोहल्ला क्लिनिक बना दिया अभी 5 महीने के अंदर, दवाइयां मुफ्त कर दी। आप जितने भी डेवलप्ड कंट्री उठा के देख लो, अभी मैं देख रहा था जर्मनी ने अपने सारे नागरिकों का पूरा ट्रैवल फ्री कर दिया। बड़े बड़े जितने, कई सारे देश ऐसे हैं जिन्होंने पूरी शिक्षा मुफ्त की हुई है अपने बच्चों की, कई सारे देश ऐसे हैं जिन्होंने पूरी स्वास्थ्य सेवाएं मुफ्त की हुई हैं अपनी, कई सारे देश ऐसे हैं जिन्होंने यात्रा मुफ्त की हुई है अपने लोगों की। तो आप मुफ्त तभी कर सकते हो जब आप ईमानदार सरकार चला रहे हो। जो सरकारें मुफ्त नहीं करती इसका मतलब उनकी नीयत खराब है, वो पैसे कमाना चाहती है, स्विस बैंकों में लेना चाहती है। अभी दिल्ली के अंदर आपने सुना होगा, ये हमारे एमएलए खरीदने के लिए हमारी सरकार गिराने के लिए आए, 20-20 करोड़ रुपए दे रहे थे एक एमएलए को। कहां से आया जी ये पैसा? 40 एमएलए खरीदने के लिए 800 करोड़ रुपए लेके आए थे। कहां से आया ये पैसा? सरकार से ही तो निकाला इन्होंने। जो आपका टैक्स का पैसा है, पेट्रोल डीजल का पैसा है, वही तो निकाला इन्होंने। ये चोरी हम नहीं करते, एमएलए हम नहीं करते, एमएलए नहीं खरीदते, सरकारें नहीं गिराते, ईमानदारी से काम करते हैं, सारे काम होंगे। अगर ईमानदारी से होगा तभी देश आगे बढ़ेगा। मैं एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन है आपका कि बिजली फ्री कर दी, संसाधनों की कमी है। आपको जान के ताज्जुब होगा, ये बातें हमें अंदर जाके पता चलती हैं। पंजाब में भाखड़ा डैम है, भाखड़ा नंगल डैम सुना होगा आपने, बिजली वहाँ से आती। आपको यकीन नहीं होगा, वैसे पंजाब में 9 रुपये यूनिट था जो हमने बंद कर दिया। अब हमने 600 यूनिट, 300 यूनिट पर मंथ, 600 यूनिट तक 2 महीने का साइकिल है हमारा बिल का, वो हमने फ्री कर दिया। भाखड़ा यूनिट, भाखड़ा नंगल से सरकार को बिजली कितने की मिलती है? सरकार तो 9 रुपये बेच रही है, सरकार को बिजली कितने की मिलती है भाखड़ा नंगल से? सोच सकते हो, 9 पैसे यूनिट। 9 पैसे यूनिट को टैक्स लगा के टैक्स लगा के ये टैक्स वो टैक्स ये टैक्स 9 रुपए कर देते हैं भाई साहब। और दूसरा, आप ये मत सोचना कि अगर कोई नीरव मोदी बैंक लूट के ले गया, अगर कोई विजय माल्या बैंक लूट के ले गया, वो तो बैंक को ले गया, हमारा क्या ले गया? भाई आपका पैसा ले गया भाई। हम कहेंगे टैक्स का पैसा, तो आप कहोगे हम तो टैक्स भरते नहीं हैं, हम तो टैक्स देते नहीं। क्यों नहीं देते? आप सुबह जगते हो, सबसे पहले माचिस, चाय बनानी है, माचिस की तीली जलाई, लाइटर जलाया, टैक्स शुरू, उसमें पत्ती डाली, टैक्स, उसमें चीनी डाली, टैक्स, उसमें दूध डाला, टैक्स, खाना खाने के लिए दही, टैक्स, आज तो दही भी टैक्स है, लस्सी पीने का दिल करता है, जीएसटी में लस्सी भी डाल दी मोदी जी ने, अभी मोबाइल फोन किया, टैक्स, मोटरसाइकिल स्टार्ट किया, डीजल पर टैक्स, घर पे आए फिर टैक्स, शाम को रात को सोते समय आप कहते हो शुक्र है अब कोई टैक्स नहीं, अब सो रहा हूं लाइट बंद करके, नहीं ऊपर पंखा चल रहा है भाई, टैक्स। आप तो टैक्स दे रहे हो 24 घंटे, आप तो सोते हुए भी टैक्स दे रहे हो, तो किसका पैसा फिर लेके गया? वो जो भी लूट के लेके गया, आपका पैसा लेके गया। सो इसलिए अपने आप को हमेशा करदाता मानो कि हमारा पैसा है, हम, वो कहते हैं ना हमने क्या लेना है जी, हमने क्या लेना। अगर भगत सिंह भी ये सोच लेते हमने क्या लेना है, तो फिर देश आजाद कैसे होता? राजगुरु जी ने लिखा था, आखिरी, पहली और आखिरी लाइनें लिखी थी उन्होंने। राजगुरु जी ज्यादा लिखते नहीं थे, लेकिन उनको कहा गया भगत सिंह जी द्वारा और सुखदेव द्वारा कि कुछ तो लिखो। तो आखिरी दिन फांसी से आधा घंटा पहले 2 लाइनें लिखी थी राजगुरु जी ने, पूना के थे, हिंदी में 2 लाइनें लिखी थी कि हम भी जी सकते थे चुप रहकर, हम भी जी सकते थे चुप रहकर, हमें भी माँ बाप ने पाला था दुख सहकर। ये बातें लिखी, आधे घंटे में फांसी हो गई। देखो, आप भी जी सकते हो चुप रहकर कि लूटने दो, हमने क्या लेना है, हमने क्या लेना नहीं, हमने ही लेना है
अपने देश की लूट का हिसाब लेना है और यूथ ने लेना है। थैंक यू। हाँ जी, और कोई? सर नमस्कार। हाँ जी सर, मेरा नाम ज्योति अलावत है। मैं पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ से पीएचडी कर रही हूँ। मैं हरियाणा के एमएलएज और एमपीज की मेंटल हेल्थ पे काम कर रही हूँ, जो कि पूरे भारतवर्ष की पहली रिसर्च है। तो मेंटल हेल्थ पे? जी सर। तो मैं अपने डेटा कलेक्शन के दौरान बहुत सारे एमएलएज और एमपीज से मिली हूँ, हरियाणा के लगभग सबसे ही मिली हूँ। तो कोई कहता है भारत को विश्व गुरु बना देंगे, कोई इंडिया को नंबर 1 बना देंगे। तो भारत की आज़ादी को 75 साल हो चुके हैं, तो आज तक तो इंडिया नंबर 1 नहीं बना है। तो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि आपकी क्या योजनाएं हैं, क्या आपके प्लान्स हैं जो इंडिया को आप नंबर 1 बनाओगे? आपके जरिए बनाएंगे, और जब तक आप ये सोचेंगे कि केजरीवाल बना देगा तो नहीं बनेगा। मैं इसीलिए मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। अभी 3 दिन पहले एक डॉक्टर भरत हैं बाड़मेर से, उनसे मैंने बात की। वो मेडिकल डॉक्टर हैं, बहुत गरीब परिवार से आते हैं, बहुत रिमोट विलेज में रहते थे। किसी तरह से माँ बाप के उससे पैसे इकट्ठे करके उन्होंने मेडिकल कर ली। तो जब मेडिकल करी उनको बहुत तकलीफ हुई, लोन लिया, इधर उधर से पैसे नहीं थे उनके पास। मेडिकल करते करते जब वो 2nd ईयर में थे तो उन्होंने ये तय किया कि जो दूसरे गरीब बच्चे हैं मैं उनकी मदद करूंगा। उसके खुद की जेब में पैसे नहीं है और उसने कहा कि मैं मदद करूंगा। उसने 50-50 ऑर्गेनाइजेशन चालू करी, जिसमें हर साल वो 50 बच्चों को इकट्ठा करता है, गरीब बच्चों को, अनाथ बच्चों को, कई ऐसे बच्चे जिन्होंने पढ़ाई छोड़ दी 11वीं के बाद, ऐसे बिल्कुल गरीब से गरीब बच्चों को इकट्ठा करके कहता है मैं फ्री में उनको ट्यूशन देता हूं। और उसने कहीं से एक बिल्डिंग डोनेशन में ले ली, 2-4 और लोगों से डोनेशन लेके वो 50 बच्चों को वहां पे रेजिडेंशियल रखता है। उनके खाने पीने का सबका खर्चा डोनेशन से करता है। हर साल 50-50 बच्चों को लेता है। 10 साल हुए, लगभग 500 के करीब बच्चे उसने करे होंगे। 65 बच्चों को वो मेडिकल में एडमिट करवा चुका है। उन 65 में से 10 बच्चों को एम्स में, ऑल इंडिया मेडिकल के अंदर उसने एडमिट करवा दिया। जब हमारा सारा देश इकट्ठा हो जाएगा ना, 130 करोड़ लोग, भारत दुनिया का नंबर 1 देश बन जाएगा। और अगर आपने नेताओं के भरोसे छोड़ दिया, ये जिन MP MLAs की आप स्टडी कर रही हो, तो कभी नहीं होने वाला। इन्होंने 75 साल खराब कर दिया और 75 साल खराब कर देंगे। हम अगर एक साथ इकट्ठे हो गए तो इन नेताओं को भी हमारी सुननी पड़ेगी। फिर सारे, जैसे मैं आपको एक उदाहरण देता हूं, भी 3 दिन पहले प्रधानमंत्री जी ने एक अच्छा ऐलान करा। उन्होंने कहा पूरे देश में 14,500 सरकारी स्कूलों को ठीक करेंगे। बहुत अच्छी बात है, 14,500 सरकारी स्कूल। मेरा यह कहना है देश में 10.5 लाख स्कूल हैं सरकारी। अभी पहली बार में 14,500 करेंगे तो ये 10 लाख सरकारी स्कूलों का तो 100 साल में भी नंबर नहीं आएगा। ऐसा क्यों नहीं कर सकते? सारी राज्य सरकारों को एक साथ लेते हैं और ये 10.5 लाख के 10.5 लाख स्कूलों को एक साथ ठीक करने का प्लान क्यों नहीं बनाते? बना सकते हैं। हमने दिल्ली के अंदर हमने सारे स्कूल एक साथ ठीक कर दिए। मान साहब ने कसम खाई है अगले 5 साल में पंजाब के सारे स्कूल ठीक कर देंगे। अगर 5 साल में हम 2 राज्यों के स्कूल ठीक कर सकते हैं तो केंद्र सरकार 5 साल में पूरे देश के सारे 10.5 लाख स्कूल तो ठीक कर ही सकती है। अब वॉर मिशन पे काम करना पड़ेगा, युद्ध स्तर के ऊपर काम करना पड़ेगा, तब आगे बढ़ेगा। लेकिन काम आपने करना पड़ेगा। आप अगर नेताओं से सोचोगे ये भारत को नंबर 1, उन्होंने कोई इंटरेस्ट नहीं है। वो तो ये देखेंगे उनके दोस्त को दुनिया का नंबर 1 अमीर आदमी कैसे बनाया जाए। थैंक यू सर। नमस्ते सर। कहाँ पे हैं? हाँ जी सर, जैसे कि हमारे इनकी हरियाणा में 105 स्कूल बंद हो चुके हैं, तो इसमें आगे शिक्षा कैसे बढ़ाई जाएगी? आप उसी स्कूल से हो? किसी से? आप क्या करते हो? गवर्नमेंट पीजी कॉलेज से सर। पीजी कॉलेज से। तो इनका प्रश्न है कि 105 स्कूल जो बंद हुए हैं, ये कहते हैं कि 105 स्कूल इसलिए बंद करे क्योंकि वहां पे बच्चे कम आते थे। बच्चे कम क्यों आते थे जी? बच्चे कम इसलिए आते थे क्योंकि उन्होंने स्कूल कबाड़ा कर दिया, सबने अपने बच्चे निकाल लिए। मैं चैलेंज करता हूं आज उन 105 स्कूलों में आप शिक्षा अच्छी कर दो, सारी फैसिलिटी दे दो, देखो बच्चे बढ़ जाएंगे।
और अब इन्होंने हरियाणा में और उल्टा कर दिया कि आप अगर अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में भेजोगे तो सरकार उनको सब्सिडी देगी, स्कूल वालों को सारी फीस देगी, 1100 रुपये 800 रुपये महीना आपकी। और अगर आप सरकारी स्कूल में भेजोगे तो 500 रुपये महीना आपको देने पड़ेंगे। कितने गरीब बच्चे हैं जिनके माँ बाप के पास 500 रुपये महीना देने को हैं? फिर तो लोगों को अपने बच्चों को निकालना ही पड़ेगा स्कूलों से। तो आज देश के अंदर जरूरत यह है कि सरकारी स्कूल और बहुत ज्यादा बढ़ाए जाएं और उनको भी अच्छा बनाया जाए, ना कि सरकारी स्कूलों को बंद किया जाए। इसके हम सख्त खिलाफ हैं। आदरणीय मुख्यमंत्री जी को मेरा नमस्कार। नमस्कार। मेरा नाम प्रथम शर्मा है और मैं हिसार जिले का रहने वाला हूं। मेरे मत के अनुसार जब तक मेरे देश का युवा बेरोजगार है तब तक हम इंडिया नंबर 1 नहीं बन सकता। बिल्कुल बिल्कुल सही बोल। और हरियाणा प्रदेश में तो यह स्थिति और बेहतर हो गई है। हरियाणा प्रदेश में जो एम्प्लॉयमेंट रेट है वो 30% है। पूरे देश में एम्प्लॉयमेंट रेट 37% है जी, 37% है। तो आज तक कोई भी सरकार इस रेट को कम नहीं कर पाई है और यह दिन ब दिन बढ़ रहा है। कैसे बढ़े, कैसे ठीक होगा? या तो सरकार कुछ ऐसे योजनाएं लाए जिससे ये रोजगार बढ़ सकें, या फिर स्टार्टअप कंपनीज आए, या बाहर की कंपनियां, कुछ मल्टीनेशनल कंपनी भारत में आए ताकि रोजगार बढ़ सके। सारे काम करने पड़ेंगे। रोजगार कैसे मिल सकता है? बिल्कुल सही कहा। जब तक हमारे हर युवा के पास अच्छा रोजगार नहीं होगा, भारत नंबर 1 देश नहीं बन सकता। केवल भाषणबाजी रहे। गलत तो नहीं कह रहा? हर युवा के पास अच्छा रोजगार होना चाहिए। रोजगार अच्छा कैसे मिलेगा? कोई बताना चाहेगा रोजगार कैसे मिलेगा? हाँ जी, कोई? यस सर। हेयर सर, हेयर ये हेलो। हाँ जी, तिरंगा। हाँ जी, तिरंगा तिरंगा। हाँ जी सर, एक्चुअली मेन तो सोर्स जो होता है जॉब का या किसी भी चीज का, वो होती है शिक्षा। अगर शिक्षा अच्छी है तो ऑटोमेटिकली जॉब अच्छी मिलेगी। डिग्री अच्छी है, जॉब अच्छी मिलेगी। बिल्कुल। बट सर क्या होता है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने बोला था इक्वालिटी, बट सर अब इंडिया में इक्वालिटी नहीं रही है। अब क्या हो गया है, SC BC वालों को पहले सीटें मिल जाती है, जर्नल वाले रह जाते हैं। तो क्या सर हमें बचपन से ये हमारे माँ बाप को ये बोलना चाहिए कि तुम जर्नल में पैदा हुए हो तो तुम्हें पढ़ाई हार्ड करनी है, या तुम्हें किसी और चीज में इंटरेस्ट नहीं लेना, सिर्फ तुम्हें पढ़ाई करनी है, जब भी तुम्हें कॉलेज में जाके एडमिशन मिलेगा? ऐसा जरूरी है क्या सर? भीमराव अंबेडकर जी ने इक्वालिटी इसलिए रखी थी क्योंकि उस टाइम पे SC BC वालों को नीचे बिठाया जाता था, उन्हें शिक्षा देने का हक नहीं था। बट अब क्या होता है कि जर्नल वाला 80% लेके लाइन में खड़ा होता है, SC BC वाले 50% लेके सीटें ले लेते हैं। मेरे साथ खुद ऐसा हुआ था सर। मैं गुड़गांव से हूँ, सेक्टर 9 से। हमारे यहाँ पे सेक्टर 9 PG कॉलेज है। मेरी 12th क्लियर हुई। मेरे घर वालों ने बोला तेरी परसेंटेज अच्छी नहीं आई। सर मेरी परसेंटेज थी 75, कॉमर्स विद इको से। मैं एडमिशन लेने गया। मैंने सर 15 दिन चक्कर काटे, मेरे कट ऑफ में नाम आता था, मेरी जगह SC BC वाले 50-50, 45% पे सीट ले जाते थे। फिर सर मुझे रेगुलर में एडमिशन नहीं मिला। मैंने अपना 1 साल ड्रॉप किया। मैंने इग्नू से करा, इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी से, ओपन यूनिवर्सिटी से। फिर सर मेरे को वहाँ एडमिशन मिला। वहाँ मेरे को साथ साथ फिर जॉब भी करनी पड़ गई। अब मेरी सर ग्रेजुएशन आधी रह गई है। और सर मैं अब इंडिया बुल्स में वर्किंग था, वो नोएडा शिफ्ट हो गई है, मेरी जॉब भी छूट गई, मेरे पास डिग्री भी नहीं है। तो क्या हम जर्नल वालों को अब क्या ऐसे पढ़ाई करनी चाहिए कि हाँ तुम जर्नल से हो तो तुम पढ़ाई करते जाओ, लास्ट में आके SC BC वाले सीटें ले जाएंगे? ये इक्वालिटी थी सर भीमराव अंबेडकर जी की। एक तो ये अवधारणा कि आज SCs के साथ बुरा बर्ताव नहीं होता देश भर में, रोज हमें अलग अलग देश के कोने कोने से सुनने को मिलता है कि किस तरह से आज भी उनके साथ किस तरह से बहुत बुरा बर्ताव किया जाता है। सोशल उस पे मीडिया में भी कई सारे ऐसे वीडियो आते हैं। सोशल मीडिया पे ऐसे कई सारे देखने को मिलता है, पढ़ने को मिलता है। आप लोगों ने भी पढ़ा होगा कि देश के कोने कोने में किस तरह से आज भी 21वीं सदी, जैसे एक उदाहरण है, एक आईपीएस ऑफिसर था राजस्थान का। वो बता रहा था, बोला जी मैं आईपीएस में हो गया, मेरी शादी थी। शादी के वक्त उसके गांव के अंदर सारे इकट्ठे हो गए, बोले अगर तू घोड़ी पे चढ़ा तो देख लियो तेरे को घोड़ी पे नहीं चढ़ने देंगे। ये अभी कुछ 1 साल पहले की बात है। आईपीएस ऑफिसर
एससी समाज का, उसकी शादी थी, आईपीएस करने के बाद उसको घोड़ी पे नहीं चढ़ने दिया। बोला जी ये तो मैं आईपीएस था तो मैं सारी पुलिस मैंने इकट्ठी कर ली, पूरी गांव को छावनी बनाना पड़ा उसको घोड़ी पे चढ़ाने के लिए। आज भी हमारे देश के अंदर स्थिति काफ़ी खराब है। तो पहली चीज़ तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो रिजर्वेशन किया गया वो इसलिए किया गया, जो सदियों से जो एक इनइक्वालिटी चली आ रही थी वो बराबरी का हक देने के लिए, ताकि सब बराबर उस पर आ सकें। दूसरी चीज, ये जो हमारी एक मेंटालिटी बन गई है, पढ़ने के बाद नौकरी, पढ़ने के बाद नौकरी, पढ़ने के बाद नौकरी, ये अंग्रेज जो सिस्टम छोड़ के गए थे, मैकॉले का सिस्टम था 1830-1840 के अंदर। मैकॉले ने अंग्रेजों ने एक ऐसा सिस्टम, पहले देश के अंदर कोई नौकरी नहीं ढूंढता था, सारे अपना अपना काम करते थे। ये मैकॉले एक सिस्टम बना के गया था कि बीए करोगे, बीकॉम करोगे, एलएलबी करोगे, फलाना करोगे, उसके बाद नौकरी चाहिए। सारे अंग्रेजों के पास नौकरी मांगने जाते थे, अंग्रेजों के यहाँ क्लर्क बन जाते थे हम सारे। 1947 में हमने एक बहुत बड़ी गलती करी, हमने देश का शिक्षा व्यवस्था हमने नहीं बदली, अंग्रेजों की शिक्षा व्यवस्था आज भी कायम है। दिल्ली के अंदर हमने एक प्रयोग किया है, आतिशी जी यहां खड़ी हैं, ये उस दिल्ली के सिस्टम का जो एजुकेशन सिस्टम है उसका बहुत बड़ा इसमें इनका योगदान है। दिल्ली में 11वीं और 12वीं के बच्चों को, मेरे पास अभी एग्जाम्पल नहीं है, नहीं तो आपके रोंगटे खड़े हो जाते जब मैं आपको उदाहरण देता। 11वीं और 12वीं के बच्चों को हम बिजनेस करना सिखाते हैं कि आप नौकरी, हम उनके दिल के अंदर कूट कूट के भरते हैं बच्चों के कि आपको नौकरी मांगने वाला नहीं बनना, नौकरी देने वाला बनना है। हम हर बच्चे के दिमाग में ये डालते हैं कि जब तू स्कूल से निकलेगा, कॉलेज से निकलेगा, तू कम से कम 2 लोगों को नौकरी देगा, नौकरी मांगेगा नहीं, कसम खा। उनको बिजनेस करना सिखाते हैं। सरकार की तरफ से हर बच्चे को 2-2 हजार रुपए दिए जाते हैं, सरकार देती है 2-2 हजार रुपए, और उसको कहते हैं इससे बिजनेस कर। आपको लगेगा 2 हजार रुपए में क्या बिजनेस होता है, मेरे को भी शुरू में लगा, ये इन लोगों ने पूरा ये प्लान बनाया था। लेकिन अब जो नतीजे आ रहे हैं, 2 हजार रुपए इस बच्चे को मिले, 2 हजार इस बच्चे को, 2 हजार इस बच्चे को, अब ये कुछ 8 बच्चे, 10 बच्चे, 20 बच्चे इकट्ठे हो सकते हैं। तो मान लो 8 बच्चे इकट्ठे हुए और उन्होंने अपनी टीम बना ली, 16 हजार रुपए हो गए उनके। उस 16 हजार रुपए से वो 8 बच्चे इकट्ठे होकर कोई आइडिया सोचते हैं, और क्या क्या आइडिया सोचे हैं बच्चों ने। कोई डार्क चॉकलेट बना रहा है, कोई अलार्म सिस्टम बना रहा है, कोई कुछ बना रहा है, कोई कुछ बना रहा है, और फिर वो अपने व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे डाल के बेचना शुरू करते हैं। ऐसे 52,000 टीम्स बन चुकी है दिल्ली के सरकारी स्कूलों के अंदर, 52,000। और फिर हमने उन बच्चों को बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट से मिलवाया। इंडस्ट्रियलिस्ट के सामने इन बच्चों ने अपना अपना आइडिया पेश किया, और इंडस्ट्रियलिस्ट से उन्होंने पैसे मांगे कि इन्वेस्ट करो हमारे अंदर। सोचो, 11वीं के बच्चे, 12वीं के बच्चे बड़े बड़े करोड़पतियों के सामने प्रेजेंटेशन कर रहे हैं कि जी ये मेरा बिजनेस है, इसमें इन्वेस्ट करो। किसी टीम को 18 लाख रुपए मिल गए, किसी टीम को 20 लाख रुपए मिल गए इन्वेस्टमेंट। आज एक एक बच्चा जो 12वीं क्लास पास करके दिल्ली सरकार के स्कूल से निकल रहा है, वो ये नहीं कह रहा मेरे को नौकरी नहीं मिल रही, वो ये कह रहा है मैं इतने बच्चों को नौकरी दूंगा। आज 11वीं और 12वीं के बच्चों से बात करो, वो कहता है जी मैंने 4 आदमी रख लिए अब अपने बिजनेस में, मैंने 8 आदमी रख लिए अपने बिजनेस में, नौकरी दे। एक बच्चे की कहानी बताता हूं, वो बोला जी जब मैं 10वीं में था मेरे को बड़ी टेंशन रहती थी, मैं पढ़ाई में बहुत खराब था, मेरे को लगता था मेरे को नौकरी कैसे मिलेगी, मैं बहुत टेंस रहता था, बहुत, मेरी पढ़ाई बिल्कुल अच्छी नहीं थी। कहता 12वीं के बाद मेरी टेंशन सारी खत्म हो गई, पढ़ाई में जो मर्जी नंबर आए मैं अपना धंधा कर लूंगा, बिजनेस कर लूंगा, बिजनेस करना आ गया मेरे को। अब अपने को पूरे देश के अंदर बच्चों को नौकरी मांगने वाला नहीं, नौकरी देने वाला बनाना है। एक एक बच्चा जो कॉलेज से निकले, एक एक बच्चा जो स्कूल से निकले, वो ये सोच के निकले कि मैं किस तरह से अपना बिजनेस करके 4 लोगों को नौकरी दे सकता हूं। हमारा देश यही था। 1830-1840 के अंदर इन्होंने पूरा देश कबाड़ा कर दिया अंग्रेजों ने। इस मैकॉले की एजुकेशन सिस्टम को भी बदलना है। दिल्ली के अंदर एक तरफ हमने स्कूल ठीक करे हैं,
तो दूसरी तरफ हमने शिक्षा का कंटेंट भी बदलना चालू करा है ताकि हम अच्छा इंसान बना सकें और नौकरी देने वाला बना सकें। बाबा साहब ने भी किन हालातों में पढ़ाई की थी। सोचो, एक गरीब से गरीब परिवार से निकला हुआ वो बच्चा, गरीब परिवार से, और वो कहां चला गया? अमेरिका में कोलंबिया यूनिवर्सिटी में पीएचडी करने के लिए। आज तो आपके पास इंटरनेट है, इंटरनेट पे देख लेते हो कोलंबिया यूनिवर्सिटी कहाँ है। मैं सोच रहा था उस बच्चे को बताया किसने होगा कि कोई कोलंबिया यूनिवर्सिटी भी है, और फिर आ गया लंदन से दूसरी 2-2 पीएचडी करी उसने उन दिनों के अंदर। और कोई किसी के आइडियाज? नमस्कार सर। हाँ जी सर, जय हिंद। जय हिंद। मेरा नाम नरेंद्र चौधरी, मैं फरीदाबाद से आया हूँ और एक सुझाव और एक सवाल है मेरा। सर, मैं आम आदमी पार्टी पे बहुत सारे गीत स्लोगन्स लिखता हूँ। मेरा ये मानना है कि सर देखिए, देश के हर नागरिक की सोच को बदलना बहुत ही असंभव कार्य है। बिल्कुल बदलेंगे, हर नागरिक की सोच बदलेंगे जी सर, आपके साथ मिलके बदलेंगे। सर, जब तक व्यवस्था परिवर्तन नहीं होगा तब तक कुछ नहीं बदल सकता है, और व्यवस्था परिवर्तन के लिए सर सत्ता परिवर्तन होना बहुत जरूरी है। तो हम सब युवा ये सपना देख रहे हैं कि आप 2024 में प्रधानमंत्री बने और इस देश में बदलाव करें और आगे बढ़ें। साथियों, हम सब आपके साथ हैं सर। तन मन धन वचन से युवा सोशल मीडिया से टीम बनाएंगे। लेकिन मेरी एक विनती है सर कि जब आप बोलते हैं ना, सारा देश सुनता है। सोशल मीडिया पे यूट्यूब से हम सब देखते रहते हैं, आपको सुनते हैं, भगवंत मान जी को भी। जो अच्छे काम आप कर रहे हैं, मीडिया जैसे जैसे चुनाव पास में आएंगे सर 2024 के, मीडिया अच्छी चीजें पब्लिश नहीं करेगा, क्योंकि आपको देखिए भगवान ने इतना ज्ञान दिया है, इतना दिमाग है, आप सारा सॉल्यूशन खुद कर देंगे। क्योंकि मैंने स्वराज, जो आपने पुस्तक लिखी थी आंदोलन के बाद, स्वराज, वो पूरी पुस्तक पढ़ी है सर। 80% तक आप समस्याओं को सर खत्म कर सकते हैं। क्यों कहते हैं ना, कोई चीज कम नहीं कर सकते लेकिन खत्म कर सकते हैं, चाहे वो रोजगार हो, कोई भी समस्या हो। मेरा बस एक ही सवाल है कि आप एक ऐसा मिशन बना दें कि ये युवा जो अभी ठाली और खाली बैठे हैं, 18 से 35 साल के करोड़ों युवा पूरे देश में, आप हर जिले में जाएं, क्योंकि 75 सालों में आजादी में ऐसा पहली बार हुआ है कि इस तरह से सवाल जवाब होते हैं। नहीं, नेता आते हैं, भाषण देते हैं और चले जाते हैं। सर, आपने राजनीति को बदला है, ये क्रेडिट आपका। लेकिन एक आखिरी बात है कि आम आदमी की आखिरी उम्मीद आप में है सर। तो भगवंत मान जी भी बहुत अच्छा पंजाब में काम कर रहे हैं, लेकिन सर हर जिले में जाएं, समय बहुत कम है। कुछ लोगों कहते हैं ना कि जितना समय है सब लगा दो, कुछ लोगों को मैं जगाता हूं, कुछ लोगों को आप जगा दो। तो साथियों, परिवर्तन हमें करना। आप प्रधानमंत्री 2014 से सर एक ही सपना है, 2014 से आपको 2024 में पीएम देखना सर, और 2035 तक इस देश को विश्व गुरु सुपर पावर बनाना सर। थैंक यू, जय हिंद। बहुत अच्छा। नमस्कार सर। सर, लेफ्ट साइड सर, फ्रंट रो। नमस्कार सर। हाँ जी, हाँ जी सर। सबसे पहले तो मैं बहुत ज़्यादा नर्वस हूँ, तो उसके लिए सॉरी। मेरा आपसे ये क्वेश्चन है सर कि जो मेक इंडिया नंबर 1, मेक इंडिया नंबर 1 हम सब बैठ के कर रहे हैं यहाँ पे, क्या वो इंसानों के लिए है केवल? हमारे और जीव हैं, जंतु हैं, हमारी गौ माता है, उन सब के लिए नहीं है सर? सबके लिए है। फिर सर हम पर्यावरण पे तो ध्यान दे ही नहीं रहे बिल्कुल भी। देना चाहिए, आप बताओ सर। देखो, जितने हमारे युवा साथी बैठे हैं, सबके सब धूम्रपान इतना करते हैं। मैं सबकी बात नहीं कर रहा, लेकिन बहुत ज़्यादा करते हैं। तो सर गवर्नमेंट को एक पॉलिसी लानी चाहिए कि धूम्रपान बिल्कुल बंद हो जाएगा देश से। नॉन वेज है वो बिल्कुल बंद हो जाएगा, हमारा पर्यावरण बचेगा तो हम बच पाएंगे सर। तो क्या आप मुझे ये गारंटी दे सकते हो आज कि मैं नॉन वेज, पर्यावरण और मतलब ये धूम्रपान, पर्यावरण को तो नहीं सर, नॉन वेज और धूम्रपान को इनको खत्म कर दूंगा देश से? अच्छा, एक चीज बताओ, जब हमने दिल्ली में सरकारी स्कूल ठीक करने चालू करे तो कुछ लोग मेरे पास आए, बोले जी एक काम करो, कानून बना दो कि सारे नेताओं के बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ेंगे, कानून बना दो सारे अफसरों के बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ेंगे, बोले जी अपने आप सरकारी स्कूल ठीक हो जाएंगे। मैंने कहा ऐसे अगर बना दिया ना तो उस क्लास में तो ठीक कर देंगे जिस क्लास में वो बच्चा जाता है, उस बच्चे को एक्स्ट्रा ट्यूशन, स्कूल ठीक नहीं होने वाले। और दूसरा मैंने कहा जबरदस्ती नहीं कर सकते किसी के साथ। मैंने कहा मैं सरकारी स्कूल इतने अच्छे कर दूंगा कि लोग खुद ब खुद अपने बच्चों को इन स्कूलों में भेजना चालू कर देंगे। आज हमारे सरकारी स्कूलों में एक ही बेंच पे जज का बच्चा भी बैठता है, आईएएस अफसर का भी बच्चा बैठता है और रिक्शे वाले का भी बच्चा बैठता है। आप लोगों ने खुद ब खुद, अफसरों ने, बड़े बड़े लोगों ने अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में भेजना चालू कर दिया।
जबरदस्ती नहीं करनी अपने को माहौल ऐसा तैयार करना है, लोगों को तैयार करना है कि वो खुद ब खुद धूम्रपान करना छोड़ दें, वो खुद ब खुद नॉनवेज करना छोड़ दें, वो खुद ब खुद जो है गलत हरकतें छोड़ दें। आप कानून जितने मर्जी बना लो, कानून बनाने से कोई नहीं छोड़ने वाला। छुप के पिएंगे, ब्लैक होएगी, उससे फायदा नहीं है। हमें समाज को बदलना है, सोच को बदलना है। बस अब आखिरी क्वेश्चन लेंगे, फिर उसके बाद। जय हिंद सर। हाँ जी, जय हिंद सर। सर मेरा नाम वासु है, मैं रोहतक से हूँ। हाँ जी सर, आपने एक मुहिम चलाई है मेक इंडिया नंबर 1 की। 1 मिनट बैठ जाइए, बस 5 मिनट और। सब लोग बैठ जाओ, सब लोग बैठ जाओ, सब लोग बैठ जाओ प्लीज। सर आपने मुहिम चलाई है मेक इंडिया नंबर 1 की, तो इसके तहत स्पोर्ट्स में हम नंबर 1 कैसे होंगे? देश में इतना भ्रष्टाचार है, उसकी वजह से स्पोर्ट्स में बच्चे आगे नहीं जा पा रहे। बिल्कुल सही कहा आपने। 130 करोड़ लोगों का देश है, और जब ओलंपिक्स की बात आती है तो गिने चुने अवार्ड आते हैं, उसी को हम सेलिब्रेट करते हैं। हमारे स्पोर्ट्स के अंदर इतना ज़्यादा भ्रष्टाचार है, इतनी ज़्यादा राजनीति है कि पूरा सिलेक्शन प्रोसेस गड़बड़ है। जिस तरह से भर्तियां होती हैं, जिस तरह से सिलेक्शन किया जाता है, वो सारी गड़बड़ है। 130 करोड़ लोगों के देश के अंदर हमें तो सारे मेडल जीत लेने चाहिए, ऐसा होना चाहिए। वो सिस्टम बन सकता है। अभी जैसे दिल्ली में हमने स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बनाई है, उस स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का मकसद ही ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा ओलंपिक के अंदर मेडल जीत के लाना है। आप लोगों ने ट्रैफिक लाइट पे देखा होगा, छोटे छोटे बच्चे जब आपसे पैसे मांगने आते हैं, आप खिड़की नीचे कर देते हो, और आप देखते हो वो छोटे छोटे बच्चे कलाबाजी खाते हैं, वो सर्कल के अंदर से निकल जाते हैं, जिम्नास्टिक करते हैं। अगर इन्हीं बच्चों को पकड़ के आप ओलंपिक में जिम्नास्टिक्स में भेज दो, मुझे लगता है सारे गोल्ड वोल्ड सारे हम जीत जाएंगे। पर इनको बच्चों को सिलेक्शन कौन कराएगा? इनको कोई पूछता ही नहीं है। तो हमारे देश में टैलेंट तो बहुत है, लेकिन हमारे देश में वो टैलेंट जो है उसको रिकॉग्नाइज नहीं किया जाता। इस व्यवस्था को ठीक करना पड़ेगा। अब मैं मान साहब से कहता हूं अपने क्लोजिंग रिमार्क्स देंगे। स्पोर्ट्स की जहाँ तक बात है, बहुत अच्छा सवाल था। और पंजाब में हमने बड़ी देर के बाद स्कूलों की स्पोर्ट्स जो है उसको शुरू किया है। जिम्नास्टिक, बॉक्सिंग, ऊंची छलांग, दौड़ और नेटबॉल, नेशनल लेवल की कबड्डी, कुछ ऐसे स्पोर्ट्स हैं जो हम भूल गए। सिर्फ एक ही खेल है, मैं उसका किसी खेल का मैं विरोधी नहीं हूँ, मैं खुद बहुत बड़ा स्पोर्ट्स लवर हूँ। सिर्फ एक ही खेल चलती है, गांव में भी वही चलती है। लेकिन हमारे बच्चों में इतना टैलेंट, अगर कोचेस मिल जाएं, इंफ्रास्ट्रक्चर मिल जाए, हमारे बच्चे फौज में भर्ती होने के लिए नंगे पैर, हरियाणा के बच्चे भी, पंजाब के बच्चे भी नंगे पैर रात को जीटी रोड पर अपनी जिंदगी को खतरे में डालकर एक्सरसाइज करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, फौज में भर्ती होना है जी। कारण क्या है? अगर उनको स्टेडियम मिल जाए तो वो स्टेडियम में अपनी प्रैक्टिस करें, ना कि ये किसी लिंक रोड पर या किसी जीटी रोड पर एक्सीडेंट होते हैं, दुर्घटनाएं होती हैं। तो पंजाब बड़ा भाई है, हरियाणा छोटा भाई है। हम लोग खेलों में बहुत ज़्यादा आगे बढ़ सकते हैं, और उसके लिए हमें चाहिए सच्ची नीयत। और आईटी सेक्टर में हम आगे बढ़ सकते हैं, और कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं है यहाँ हम आगे नहीं बढ़ सकते। बस वही है, सच्ची नीयत जो है वो चाहिए। ये जो भ्रष्टाचारी हैं ना, इनको बोल देना अरविंद केजरीवाल जी हिसार में आए थे, इनको बोल देना भगवंत मान भी साथ में थे, इनको बोल देना भ्रष्टाचारियों को कि वो ये कह के गए हैं जितने मर्जी इकट्ठे कर लो पैसे, हीरे, मोती, मगर ख्याल इतना रहे कफन पे जेब नहीं होती, सब कुछ यही रह जाएगा। आप लोग हमारा साथ दीजिए, देश को बनाने में साथ दीजिए, देश को नंबर 1 बनाने में हमारा साथ दीजिए। और मुझे आपके उत्साह से आज लग रहा है कि कोई भी ऐसा नहीं होगा जो आज 10-10, 15-15 लोगों को जाके ये नहीं बताएगा कि आज तुमने एक ऐसा प्रोग्राम मिस कर दिया जिसमें राजनीति नहीं थी, जिसमें सिर्फ ये था कि देश को नंबर 1 कैसे बनाना है। तो
नंबर 1 9510001000 इस पे मिस्ड कॉल कीजिए, हम आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे जोड़ लेंगे और आपके साथ हम जुड़ जाएंगे। 9510001000 आप भी मिस्ड कॉल करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को कराएं। अब मैं नारा बोलूंगा मेक इंडिया, आप मेरे पीछे बोलेंगे नंबर 1। मंजूर है? मेक इंडिया, मेक इंडिया, मेक इंडिया, भारत माता की। नेशनल एंथम के लिए हम सब खड़े होंगे। नेशनल एंथम के साथ समापन करेंगे कार्यक्रम का। बहुत शांति के साथ, बहुत शांति के साथ सावधान मुद्रा में सारे युवा एक साथ खड़े होंगे। गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंग, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा, उज्ज्वल जलधि तरंग, तव शुभ नामे जागे, तव शुभ आशीष मांगे।